नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है वो सरसों की खेती कर रहे किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम सरसों से जुड़ी हुई बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में आज जानेंगे। और जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर पीके राय जी। ये हैं भरतपुर ICAR सरसों अनुसंधान निदेशालय के डायरेक्टर, जो कि हमें बताएंगे कि सरसों की खेती में कौन कौन सी नई तकनीक का इजाद हुआ है और कैसे इन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर पीके राय जी का और जानते हैं ये सारी जानकारी। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद और नमस्कार सभी दर्शकों को। जी सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे होगा कि वर्तमान में सरसों जो खाद्य तेल है उसका क्या जो है वो पोजीशन है, इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि हम अभी जैसे बात करें अगर खाद्यान्न के बारे में या कुछ हद तक जो दलहन के बारे में बात करें तो इसमें देश करीब करीब आत्मनिर्भर है। खाद्यान्न में तो बहुत पहले से आत्मनिर्भर है, लेकिन जब तिलहन की बात करते हैं तो तकरीबन हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, घरेलू जो मांग है, वो करीब करीब 25 मिलियन टन से ऊपर ही रहती है खाद्य तेल की। और इसमें से पिछली साल जैसे ये कोरोना महामारी की वजह से कुछ इंपोर्ट कम रहा, नहीं तो ये इंपोर्ट कभी जो है ना 15 मिलियन टन के आसपास खाद्य तेल हम आयात करते रहे हैं। और एक बहुत बड़ी जो है वो विदेशी मुद्रा जो है ना हमें इस पे खर्च करना पड़ता है खाद्यान्न तेल पे। तो ये स्थिति है। और जहाँ तक सरसों की बात करें तो जो 7 हमारी तिलहनी फसलें जो देश में उगाई जाती हैं, जो खाने के काम में हम लेते हैं, उसमें अगर हम सरसों की बात करें तो हालांकि एरिया और प्रोडक्शन में ये सोयाबीन के बाद आता है, लेकिन जो हमारा बास्केट है, ऑयल बास्केट है, उसमें सरसों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। 39% के आसपास जो है ना वो खाद्य तेल हमारा जो उत्पादन होता है देश में, उसमें सरसों की भागीदारी है। तो इस तरह से सरसों की फसल का बहुत ज़्यादा महत्व है। और देश को जो अगर हम खाद्यान्न तेल में कम से कम आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने की बात करें, जैसे आत्मनिर्भर बनाने की, तो उसमें सरसों की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और है भी। सर, करीब 1 सालों से देखा गया है, 1 साल से मेरा जो ये सवाल है वो उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कीमत की में उछाल क्यों आई है और कब तक अनुमान लगाया जा सकता है कि कीमत जो है वो नॉर्मल होगा। देखिए, इसमें एक दो कारण हैं इसमें। जो ये सरसों के तेल का जो दाम आप कह रही हैं उपभोक्ताओं के हिसाब से बढ़ा है, तो उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो अभी भारत सरकार ने जो है ना उसको ब्लेंडिंग पे मस्टर्ड ऑयल में किसी दूसरे खाद्य तेल की मिलावट को, या जिसको ब्लेंडिंग जो परमिसिबल लिमिट थी उससे ज़्यादा ब्लेंडिंग हो रही थी। और संभवतः इसी की वजह से जो सरसों की का तेल है वो कम दाम पे मार्केट में अवेलेबल था। लेकिन ये ब्लेंडिंग को बैन किया गया और ये एक बहुत बढ़िया कदम रहा भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें सरसों के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे ब्लेंडिंग के, क्योंकि और कोई ऐसा खाद्य तेल नहीं है भारत में जिसमें इतनी मात्रा में मिलावट हो रही हो। तो इसको बंद करना बहुत ज़रूरी था अगर हमको देश में आत्मनिर्भरता लाना है खाद्य तेल के मामले में। अब रही बात, अगर बात करेंगे जैसे आपने कहा उपभोक्ताओं के लिए, तो उपभोक्ता हर कैटेगरी के हैं भारत देश में। कुछ ज़्यादा पैसे भी खर्च कर सकते हैं, कम पैसे खर्च करने वाले भी उपभोक्ता हैं, तो सबका ध्यान रखना है। तो इसके लिए ही अभी हाल ही में अगर पता हो आपको कि प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन लॉन्च किया है, तो उसमें ये पाम प्लांटेशन होगा और ये टारगेट रखा है 2025-26 तक का, कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ भी इस तरह की जगह हैं जहाँ पे हम पाम की खेती कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि भारत में जो ज़्यादातर आयात करते हैं हम खाद्य तेल, वो ये पामोलिन ऑयल ही है। तो ये भारत सरकार का प्रयास है कि हम देश में ही जो है ना वो इसका पामोलिन ऑयल का भी उत्पादन करें। और दूसरा, जहाँ तक बात है ये ब्लेंडिंग की, कि सरसों के तेल कंप्लीट कई बार कहा जाता है कि ये जो है ना वो ज़्यादा इंडियन कंडीशंस में हम ज़्यादा गर्म करते हैं तेल को, तो इसमें जो हीट की जो थर्मल स्टेबिलिटी जो पॉइंट है वो थोड़ा ये है। तो उसको हमारा ये मानना है कि हाउस होल्ड ब्लेंडिंग को अलाउ करना चाहिए। उपभोक्ता को पता होना चाहिए
कि इसमें कितना हम किस तेल को मिलाएं कि जिससे ये जो है ना हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा हो। तो बजाय जो है ना वो प्रोसेसिंग में इसको ब्लेंडिंग अलाउ करना, प्रोसेसर्स के ऊपर छोड़ना, किचन में ब्लेंडिंग जो है ना ये अलाउ करना चाहिए। और किचन ब्लेंडिंग अगर होती है तो उपभोक्ता अपने हिसाब से जो है ना वो खाद्य तेल का इस्तेमाल कर सकता है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा ये महंगा भी नहीं पड़ेगा। और अभी हाल में जो हम लोग देख रहे हैं कि तेल बढ़ा है, तो इसका कुछ एक कारण और भी है कि इंपोर्ट हमारा जो है ना इस बार जो है ना वो हुआ नहीं, इंटरनेशनल जो ट्रेड का है उसमें पामोलिन ऑयल और ये जो है ना आयात उस तरीके से नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो इसलिए थोड़ा सा ये दाम बढ़ा है सरसों का। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सरसों की खेती में जो क्षेत्रफल है वो पिछली बार भी बढ़ा है और इस बार पूरी उम्मीद है कि और ज़्यादा बढ़ेगा। और जब देश में उत्पादन होगा तो डेफिनेटली ये जो दाम है सरसों के तेल के वो कम होंगे। जी सर, आपने जैसे इंपोर्ट की बात किया, क्षेत्रफल की बात की, यानी कि डिमांड और सप्लाई में जो है वो प्रॉब्लम है, गैप है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो अनुसंधान निदेशालय है वो उस डिमांड और सप्लाई को फुलफिल करने के लिए क्या नई चीज़ों का इजाद हुआ है और किस तरीके से उन तकनीकों को किसानों तक पहुँचाया जा रहा है? देखिए, जो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं ये सरसों अनुसंधान निदेशालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है। और इसमें हम यहाँ पर ही नहीं, हम पूरे देश में जो 17 राज्यों में राई सरसों की खेती होती है उनमें हम हमारी समन्वित राई सरसों परियोजना के माध्यम से काम कर रहे हैं। और हमारा फोकस रहता है हर लोकेशन के लिए वहाँ की स्पेसिफिक प्रजातियों का विकास करना, वहाँ पे जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसका विकास करना, प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का विकास करना, ताकि जो किसान है उसका उनको लोकेशन स्पेसिफिक वैरायटी मिल सके, उनको प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी मिल सके, जिससे हम उत्पादन को ज़्यादा बढ़ा सकें। क्योंकि हम लोग जो फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन लगाते हैं, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन पूरे देश में लगाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने पाया कि ये जो गैप है कि जो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके, जो राइट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करे किसान, और जो कर रहा है परंपरागत रूप से, तो उसमें 10% से लेकर के और 200% से ज़्यादा का गैप है। तो ये गैप, अगर हम एवरेज गैप की बात करेंगे तो ये गैप जो एवरेज गैप है ये कहीं जा कर के 35% के आसपास आता है पूरे देश में। तो एक प्रयास हम लोगों का ये भी है कि भाई ये गैप जो है, जो इतने ही क्षेत्रफल में जिसमें आज राई सरसों की खेती होती है, उसी क्षेत्रफल में अगर क्षेत्रफल नहीं भी बढ़ाया जाए तो हम उत्पादन को बढ़ा सकें। तो एक तो ये प्रयास है। दूसरा, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक जो राइस के बाद, धान की फसल के बाद ये बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो खाली रह जाता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा भी कुछ सदर्न स्टेट्स में है, सारा मिला करके देश में करीब 11.5 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जो है ना राइस फेलो एरिया है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस एरिया को, जो राइस फेलो एरिया है, इसको भी टारगेट कर रहे हैं। और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉर्ट ड्यूरेशन जो वैरायटी चाहिए उनको, क्योंकि राइस की जो हार्वेस्टिंग होती है थोड़ा लेट तक होती है, तो ऐसे में उनको देर से बोने वाली और जल्दी पकने वाली किस्में चाहिए, तो वो भी हमने ईजाद करी है। और काफ़ी इसमें आगे कुछ पाइपलाइन में भी प्रजातियां हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं और जल्दी पक के तैयार होती हैं 100 से 110 दिन के अंदर। वो हम लोग वहाँ पे फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को दे रहे हैं और लगा रहे हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कुछ 1-2 योजनाएँ भी चल रही हैं हम लोग, जहाँ पे जैसे आसाम गवर्नमेंट के साथ हमारा एक MOU है, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है अपार्ट, जो उसमें हम लोग कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि किस तरह से हम नई प्रजातियों को, नई तकनीकी को वहाँ ले जाएं और उसको किसानों तक पहुँचाएं और उससे उत्पादन को बढ़ाएं। तो ये सारे प्रयास हैं। इसके अलावा सरसों अनुसंधान निदेशालय स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग भी करता है, उसमें एक्सटेंशन पर्सनल्स भी हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के। उसके अलावा हम लोग किसान को भी बुलाते हैं, एक्सपोजर विजिट के रूप में भी हम किसानों को बुलाते हैं, यहाँ भरतपुर में दिखाते हैं कि किस तरह से सरसों की खेती वो उन्नत तरीके से वैज्ञानिक विधि से करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जी सर, अगला सवाल होगा मेरा कि आप हमें GM मस्टर्ड सीड्स के पर जो है वो आप अपनी राय हमारे दर्शकों को दें। देखिए हंसू जी, जहाँ तक GM मस्टर्ड की बात है तो भारत में अभी ये प्रारंभिक अवस्था में है और एक प्रजाति GM जो है ना हाइब्रिड डेवलप हुआ था DMH 11, और वो गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लियर हो गया। कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट के इश्यूज़ हैं, कुछ हनी बी का इशू है, उसको भी अगर रिजॉल्व हो जाता है तो वो GM टेक्नोलॉजी आ जाएगी।
और एक इनिशिएशन होगा, एक रिसर्च का, एक शोध का जो ना इनिशिएशन हो चुका है। और डेफिनेटली अगर ये क्लियरेंस मिलता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जिसमें हम जीएम हाइब्रिड्स जो है ना दे सकें किसानों को, जिसका उत्पादन जो है ना वो ज़्यादा होगा। तो इसमें हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति है खाद्यान्न तेल की, उसमें कुछ हद तक जो है ना हम लोग इसको और ज़्यादा गैप को, जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, इसको कम कर पाने में सफल होंगे। जी सर, कुछ नई वैरायटी जो कि सरसों में आई है किसानों के लिए? देखिए, अभी ये जो सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना हुई 1993 में, इसके बाद ये 81 से ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था। तो अब तक तो करीब 300 से भी ज़्यादा वैरायटी जो है ना प्रजातियाँ अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग परिस्थितियों के लिए विकसित की जा चुकी हैं। और अभी जो हमारा सीड चैन है उसमें करीब 63 प्रजातियां हैं अलग अलग, जो कि सीड चैन में हैं। और हाल ही में अभी हमने जो है ना 4 प्रजातियां यहाँ सरसों अनुसंधान निदेशालय से ही निकाली हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। एक तो DRMR 11 ये 150-35 है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न, जैसा मैं बता रहा था कि वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी चाहिए। पहले हमारी एक वैरायटी थी NRC HB 101, तो वो 12-13 साल हो गए, तो ये वैरायटी हमने निकाली है DRMR 150-35। ये उन क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छी है। दूसरी हमारी एक वैरायटी आई है DRMR 1165-40। ये प्रजाति जो है ना यहाँ पे हमारे पंजाब और ये हरियाणा, राजस्थान में जो सिंचित स्थिति में, जो नॉर्मल बुआई की स्थिति है, उसके लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। एक वैरायटी हमारी आई है राधिका और एक आई है ब्रिजराज, जो कि इसी जोन के लिए, इन राज्यों के लिए है। और लेट सोन, किसी कारणवश अगर किसान की बुआई देर से होती है तो लेट सोन कंडीशंस में, इरिगेटेड कंडीशंस के लिए प्रजातियां हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रजातियां अभी आई हैं दिल्ली से, हमारा IRI पूसा संस्थान से, जो PM33 है, उससे पहले PM32 थी, PM31। तो ये प्रजातियां हैं जिसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोडक्शन है। और हिसार से भी हमारा जो कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे CCSHU हिसार में, वहाँ की भी कुछ प्रजातियाँ काफ़ी अच्छी हैं, जैसे RH749 है, RH25 है, 725 है। तो ये काफ़ी प्रचलित प्रजातियाँ हैं। और इससे पहले हमारी एक गिरिराज प्रजाति है, वो काफ़ी लोकप्रिय प्रजाति रही और काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसान इस प्रजाति का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। जी सर, एक सवाल है कि अगर कोई सरसों की खेती करने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, उनकी कोई क्वेरी है, आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपके जो अनुसंधान निदेशालय है उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए अंशु जी, जो हमारा अनुसंधान निदेशालय, हमारी खुद की वेबसाइट है और www.drmr.res.in। और इसके अलावा एक हमारा मोबाइल ऐप भी है जो बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी में है। वो मस्टर्ड फार्मिंग या सरसों की खेती, उन्नत खेती, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं किसान भाई। दूसरा, हमारे यहाँ संस्थान में जो कोई भी किसान अगर कहीं भी देश के किसी कोने में है और सरसों की खेती से संबंधित कोई भी उसकी जानकारी चाहिए, उसको कोई भी क्वेरी है, तो वहाँ सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा जो लैंडलाइन नंबर हैं, मोबाइल नंबर है हमारे, और हमारे वैज्ञानिकों के भी हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पे, और किसी भी वैज्ञानिक से कभी भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी हमने वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिसमें वैराइटल सेलेक्शंस का है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग है उसमें है। उसमें किसान अपने क्षेत्र के लिए, अपनी परिस्थिति के अनुकूल जो है ना प्रजाति का चयन भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। या फिर जो किसी तरह की बीमारी है, किसी तरह के कीट लगे हैं फसल पे, तो वहाँ से वो देख सकते हैं। या फिर हमारे किसी भी वैज्ञानिक को या मुझे भी कॉल कर सकते हैं कभी भी। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं किसानों के लिए। जी सर, आखिरी सवाल जाते जाते, आप सरसों की खेती कर रहे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है किसान भाइयों, आप सरसों की खेती कर रहे हैं और बहुत आपका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी इस सरसों की खेती में। और अमूमन जो हम लोग देखते हैं कि सरसों की खेती एक रिसोर्स कांस्टेंट, मतलब संसाधनों की कमी के हिसाब से आप करते आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरसों की खेती बहुत ही लाभदायक खेती है, और इसमें आप इसको इस तरीके से नहीं लीजिए कि संसाधनों की कमी है तो आपने किसी अन्य फसल के अलावा जो है ना के बजाय आपने सरसों लिया। नहीं,
सरसों में भी आप अपनी टेक्नोलॉजी, जो वैज्ञानिक विधियां हैं सरसों की खेती की, वो सारी इस्तेमाल करिए। मोटी मोटी 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की है। एक तो खेत की तैयारी के समय जो है ना, वो जब आप बुआई करते हैं उससे पहले उर्वरक जो आप लगाते हैं उसका विशेष ध्यान रखें। हम लोग बराबर कहते हैं कि डीएपी की जगह आप सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आप डालेंगे तो इसमें सल्फ़र मिलता है। सल्फ़र इस तिलहनी फसल के लिए, खास करके सरसों के उत्पादन को और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। बुआई आप कतार से कतार में करें। अगर लाइन सोइंग करते हैं तो उसमें आप लाइन से लाइन की डिस्टेंस कम से कम 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 15 से 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये आपके इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए, और इसके अलावा जो है ना, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा, पौधे को पूरी बढ़वार करने का मौका मिलेगा। और खेत में आप समय से पानी लगाएं। अगर एक पानी की व्यवस्था है तो सिर्फ एक ही पानी लगाएं 35 से 40 दिन की अवस्था पे, और उस समय आप जो भी यूरिया का हाफ डोज का जो रिमेनिंग डोज है उसका इस्तेमाल करते हैं वो करें। और 1-2 चीज़ें और ध्यान रखें किसान भाइयों की, जैसे जिंक सल्फेट और बोरान, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर के हिसाब से और 10 किलोग्राम बोरान का, तो इसमें आपकी जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ेगा। कई बार किसान भाई आप लोग देखते होंगे कि फलियों में लास्ट के 3-4 दाने नहीं बन पाते हैं या अच्छी तरह डेवलप नहीं होते हैं, वो समस्या नहीं रहेगी। और तेल की मात्रा में ये जो आप अगर प्रबंधन करते हैं उचित ढंग से, तो इसमें आपके तेल का जो प्रतिशत है वो कम से कम 1 से 1.5% बढ़ जाता है। और तेल का परसेंट पे ही मैक्सिमम जो है ना वो व्यापार आजकल हो रहा है सरसों का, तो इसका ध्यान रखें। फिर आप कटाई के समय भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है तो उस समय कई बार जो है ना हार्वेस्टर से अगर करते हैं तो दाने टूटते हैं। तो आप ये देख लें कि करीब करीब जो है ना 70% के आसपास फलियाँ सुनहली हो जाएं, उसी समय आप कटाई कर लें और हफ्ते भर के आसपास जो है ना आप खेत में उसको सूखने के लिए छोड़ दें। फिर आप थ्रेसिंग करें। थ्रेसिंग करने के बाद सीड को, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट जो है ना कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप स्टोरेज के लिए जा रहे हैं तो 8 से 10%, और उसके लिए आप उसको कहीं फ्लोर पे आप जो है ना वो सुखा लें। दिन में शाम को उसको हीप कर लें, फिर अगले दिन सुखाएं। 5-7 दिन आप करेंगे तो मॉइस्चर करीब करीब 8 से 10% के आसपास आ जाएगा। आप भंडारण करें या सीधे आप मार्केट में ले जाना चाहते हैं मार्केट में ले जाएं, और अच्छा इससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और आपको अच्छा फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, आप सभी किसान भाई जो देख रहे हैं, कि सरसों का जो उत्पादन है करीब करीब ये हम लोग शोधों में हमने पाया है कि 10 से 15% और कहीं कहीं 25% तक बढ़ जाता है अगर आप मधुमक्खी का पालन जो है ना साथ साथ करते हैं। सरसों की खेती के साथ आप अगर मधुमक्खी के डब्बे रखते हैं, करीब करीब 4 डब्बे सफिशिएंट होते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, तो उसमें 4 डब्बे रखते हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम भी आपको होगी। और आपका उत्पादन जो है ना वो खाली मधुमक्खियाँ, क्योंकि ये परागण करती हैं, तो इससे आपका उत्पादन भी 10-15%, 20% तक बढ़ जाएगा। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, भी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। आप दर्शकों का भी धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर PK राय जी, जिन्होंने बताया कि सरसों की खेती कर रहे किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन TV। नमस्ते।